हेलो एवरीवन। तो यार आज मैं इस वीडियो को बनाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सारी टेक्निक्स कवर करी हैं जिससे आपके फ्री फंड में बिना अपने सब्जेक्ट के कोई टफ टर्म्स या कुछ भी नया याद करे बिना आपके बोर्ड एग्जाम में 20 to 30% एक्स्ट्रा मार्क्स आ सकते हैं। मैंने ऐसी टेक्निक्स कवर करी हैं जिससे अगर आपके 50% आने हैं तो आपके 80% आएंगे, 90% आने हैं तो 95 ऊपर आएंगे। और जिन लोगों को फुल मार्क्स स्कोर करने हैं वो ये चीज़ याद रखो यार कि बोर्ड में सिर्फ सही आंसर लिखने से आपके फुल मार्क्स नहीं आएंगे, जो मैंने टेक्निक्स कवर करी हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। और मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में जो बच्चों के सबसे कॉमन डाउट्स होते हैं कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स कैसे यूज़ करने हैं, कैसे हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कितना लंबा लिखना है, कैसे टाइम को यूज़ करना है, मैंने हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज़ कवर करी है। ऑल्दो देखो ये जो वीडियो है मैंने बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट के लिए बनाई है, बट इसमें जो टेक्निक्स मैंने डिस्कस करी है 90% टेक्निक्स आप सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि मैं इंडिया के नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज से यानी एसआरसीसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूं जो आपको देख के अलग ही अपने एग्जाम्स के लिए जोश आ जाएगा, आपको अलग ही मजा आएगा। तो देखो इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शंस में बांटा है। पहले सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अपने पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है। सेकंड सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम को एक्चुअल में अटेंड करना है, मतलब मैं कुछ टिप्स ट्रिक्स और हैक्स बताऊंगा। और थर्ड सेक्शन में मैं बताऊंगा कि एग्जाम डे जिस दिन आपका पेपर है, जिस दिन आप अपना पेपर देने के लिए उठे हो, उस दिन आपको क्या करना है। उस दिन भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, पर वो करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपकी आंसर शीट बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए, आपका हर आंसर वेल रिटन होना चाहिए। और देखो यार ये चीज कई सालों से हर टॉपर्स और सारे गुरुज कहते हुए आ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने सही प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन करी तो आपके 10 to 20 मार्क्स बिल्कुल फ्री फंड में उन्हीं आंसर्स के साथ एक्स्ट्रा आ सकते हैं। और अगर आपका पेपर दिखने में भद्दा है, आपके ने सही प्रेजेंटेशन नहीं करी, तो फिर आपके मार्क्स गारंटी से कम आएंगे, आपके मार्क्स कट तक सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज है हैंड राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी राइटिंग बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए क्योंकि देखो हैंड राइटिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बोर्ड के एग्जाम में। मैं इस चीज को बहुत एम्फेसाइज करता हूं और मैं इस चीज को आपको बहुत अच्छे से कह रहा हूं। साफ हैंड राइटिंग होना और तुम्हारी जो राइटिंग है चेकर को समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है अंडरलाइनिंग हेडिंग्स और अंडरलाइनिंग मेन वर्ड्स। इसके लिए मैंने खुद अपने हाथों से पेपर लिखा है, आपको समझाने के लिए मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं। तो अब देखो ये है मेरा स्वयं अपने हाथों से लिखा हुआ पेपर। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करोगे, मेरी राइटिंग बहुत खुली है और साफ है। आपकी राइटिंग मेरी राइटिंग से अच्छी हो सकती है और शायद आप में से कुछ आर्ग्यू करोगे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट यार ऐसी राइटिंग तो लिख के आओ जो साफ हो, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए और खुली खुली राइटिंग लिख के आओ। सेकंड चीज, अब आपने नोटिस करी होगी जैसे मैंने कहा कि यहां पे आप देख रहे होगे कि मैंने सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो भी मेरे हेड है, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, बेसिकली मैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग लिख रहा था, तो मैंने इनको डबल डबल अंडरलाइन किया है पेंसिल से। तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने आंसर, अपनी थ्योरी में जो मेन वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ मेन वर्ड्स हैं उन्हें पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या होता है, चेकर को टाइम बचता है। चेकर आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट होता है कि यार इस बच्चे ने मेरे बिहाफ में मेहनत कर ली, मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया और अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सारा आंसर पढ़ने की। तो अब आपको क्या चीजें अंडरलाइन करनी है अपनी थ्योरी में, आपको बस वो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है पेंसिल से जो कि चेकर देख के समझ जाए कि हाँ यार इस बंदे को आंसर आता है और मुझे और बेफालतू की चीजें इसके आंसर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये चीज आपको पहले ही पता होगी कि बोर्ड के जो चेकर्स होते हैं वो सारा आंसर शीट नहीं चेक करते, वो सारा पेपर नहीं चेक करते। तो देखो अब क्या है, मैं इसको एग्जांपल देखो कि जैसे हमारा था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो इसमें था फर्स्ट स्टेप इज टू सेट गोल्स टू बी अचीव्ड। तो मैंने देखो सेट गोल्स टू बी अचीव को अंडरलाइन कर दिया। फिर मैंने लिखा एग्जांपल इंक्रीज सेल्स बाय 10%। आपको एग्जाम्पल लिखने होते हैं और एग्जाम्पल को मैंने अंडरलाइन कर दिया। फिर मैंने आगे लिखा गोल शुड बी सेट फॉर ईच एवरी डिपार्टमेंट, तो मैंने एवरी डिपार्टमेंट को अंडरलाइन कर दिया। अब इसी में देखो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन मेरा हेड था, उसे मैंने डबल अंडरलाइन किया। उसके बाद मैंने जो लाइन है अपनी थ्योरी है उसको पढ़ो, नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन विच मीन टू फाइंड स्लैश आइडेंटिफाई एक्शन, इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। वी हैव विद अस टू अचीव गोल्स
वी हैव डिसाइडेड, मैंने अचीव द गोल्स को भी अंडरलाइन कर दिया। अब जो चेकर है उसको पूरी मेरी 4 लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरी अंडरलाइन चीज फाइंड आइडेंटिफाई एक्शंस और अचीव द गोल्स को पढ़ लेगा, क्योंकि मैंने उसे अंडरलाइन किया है, और वो इसको पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ यार इस बंदे में अकल है, इसका आंसर सही है, मुझे आगे पीछे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने उस आलसी चेकर का काम बचा लिया और वो आपसे अब बहुत खुश हो जाएगा। तो अब देखो, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो आपको हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है और जो आपको मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, वो आपको जब आप आंसर लिख रहे हो तभी हाथ की याद कर देना है। ऐसा मत करना कि हाँ यार मैं पूरा पेपर कर लूंगा फिर उसके बाद मैं हेडिंग्स को अंडरलाइन करूंगा या आंसर्स को, मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा। रीजन बीइंग, जब आप पूरी आंसर शीट खत्म कर दोगे या सारा पेपर खत्म कर दोगे, आपको नहीं याद रहेगा कि मेरे आंसर में क्या मेन वर्ड था। तो इस चीज को कर लेना कि स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस तो जरूर करना है ये चीज को। अगर आगे जाके आपको लगता है टाइम मेरे पास कम बच रहा है तो फिर मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करना छोड़ देना, आखिरी के पेपर में आके आधा पेपर करने के बाद छोड़ देना, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा और इसमें मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अगला है ड्रॉ लाइन विद पेंसिल आफ्टर एवरी आंसर एंड स्किप अ लाइन। और फिर है हमारा कटिंग करना, कटिंग आप पेपर में करते हो उस चीज के रिगार्डिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो, जैसे अब इस वाली शीट में आप देख सकते हो कि मैंने हर आंसर के बाद एक लाइन खींची है पूरी लंबी, ये सिग्निफाई करने के लिए कि आंसर खत्म हो गया, और फिर मैंने दोनों आंसर्स के बीच में एक लाइन एम्प्टी छोड़ दी है। ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, मेरे यहाँ पे ये वाला जो मेरा आंसर था ये 4 लाइंस का था, फिर मैंने एक लाइन खींची पेंसिल से पूरी स्ट्रेट और फिर अगले आंसर को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन छोड़ दी। और देखो, आपके पेपर्स में ऑल दो एट द फर्स्ट प्लेस आपको बहुत कम कटिंग करनी है। आपने अगर कोई गलत वर्ड लिख दिया है या आंसर कोई गलत हो गया, ट्राई करो यार ना जरूरत पड़े कटिंग करने की, मतलब आप गलत आंसर ना ही लिखो या गलत वर्ड्स ना ही लिखो। बट ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो ही जाएगी, शायद आपसे 1-2 जगह हो ही जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कटिंग आपको जानवरों की तरह करनी है, कटिंग आपको एक सभ्य इंसान की तरह करनी है। जैसे यहां पे देखो, मैंने यहां पे सो वी नीड टू, मैंने यहां पे गलत लिख दिया मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 पेन से स्ट्रेट लाइंस खींच दी ये सिग्निफाई करने के लिए कि मैंने गलत लिख दिया है। मैंने ऑल दो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी खींची है, ट्राई करना कि आप सीधी खींच लो, बट बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना इस चीज पे। अब आगे बढ़ते हुए डायग्राम्स। देखो, आपकी बुक में आपके कई सारे टॉपिक्स में आपके बुक में डायग्राम्स दे रखे हैं, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के आपके डायग्राम्स हैं, स्केलर चेन के आपके बुक में डायग्राम है, फंक्शनल फोरमैनशिप का डायग्राम है। तो पेपर में ट्राई करना कि आप अपने शुरू के आंसर्स में 1 या 2 डायग्राम्स बना सको पूरे पेपर में। देखो, बहुत ज्यादा डायग्राम्स मत बनाने की कोशिश करना कि 5-6 डायग्राम बनाना चाह रहे हो आप, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 डायग्राम्स बनाने हैं अपने पेपर में। और देखो, इस चीज को भी समझाने के लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल ले लिया है, मैंने अपने खुद हाथों से लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने कुछ हमसे क्लर्क्स के बारे में पूछा, मैंने उनका आंसर दे दिया, बट क्वेश्चन ने मेरे से ये नहीं कहा था कि मैं डायग्राम्स बनाऊं, बट मैंने फिर भी देखो डायग्राम बनाया, क्योंकि क्वेश्चन आपसे नहीं कहेगा कि डायग्राम्स बनाओ, बट स्टिल आपको डायग्राम्स बनाने हैं ताकि आप चेकर पे एक अच्छी इमेज बना सको, उसके ऊपर एक अच्छी छाप दे सको। और जो लास्ट चीज आपको करनी है प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कोटेशंस लिखना, मतलब बड़े बड़े लोगों के दिए हुए प्रवचन लिखना। अब देखो, मैंने इसके लिए भी एग्जांपल लिया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन ने हमसे कुछ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पूछे, मुझे उससे मतलब नहीं, बट मैंने क्या किया, अपना आंसर खत्म करने के बाद 2 लाइंस छोड़ी, गैप रखा उनका, और यहाँ पे मैंने एक प्रवचन लिख दिया हमारे किसी बड़े आदमी का। जो प्रवचन है, कोटेशन मैंने लिखी है डबल कोट्स में, मार्केटिंग इज नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ यू सेल बट अबाउट द स्टोरीज यू टेल। डबल कोट्स में मैंने लिखा है, ये कोट है, मैंने यहां पे लिखा भी है कि कोट बाय सेठ गॉर्डन। तो इस बंदे का नाम, जिसने भी ये कोट बोला है, उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है, और उसके नाम को मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। और फिर मैंने आंसर खत्म होने पे डबल एक लाइन भी खींच दी जैसे मैंने पीछे कहा था, और एक लाइन छोड़ के अब मैं अगला आंसर लिखूंगा। अब देखो, इस चीज को दिमाग में रखो कि आपको ऐसा नहीं करना कि आपको पेपर में हर आंसर के बाद कोटेशंस लिखनी है। अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या बहुत मैक्स टू मैक्स 4 कोटेशंस डालना है, इससे ज्यादा कोटेशंस मत डालना। आप प्रवचन नहीं लिख दे रहे हो, आप बस एक आंसर शीट कर रहे हो। अब देखो, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी चीज, आपके दिमाग में सबसे बड़ा आलकस क्या आ रहा होगा कि यार प्रिंस, मैं हर चैप्टर के लिए कहां से कोटेशंस लाऊं। अब देखो, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करना चाहता हूं, मैंने हर चैप्टर वाइज मोस्टली चैप्टर्स के लिए
खुद अपने हाथ से अपनी पसंद की कोटेशंस पिक करी हैं और उनको यहां पे लिखा है। आप इन कोटेशंस को अपने पास नोट डाउन कर लो और फिर देखो, इन कोटेशंस को यूज करते हुए मैं आपको एक चीज कह दूं, अपना दिमाग लगाना। ये कोटेशंस बड़ी जनरल है, कोशिश करना, देखना कि ये कोटेशंस कौन से तरीके के आंसर में फिट हो सकती हैं। ये ऐसा नहीं मैंने हर टॉपिक के लिए आपको कोटेशंस दे दी है, मैंने बस बेसिकली आपको हर चैप्टर वाइज जनरल कोटेशन दे दी है। अब आप खुद वहां पे बैठ के एग्जाम देते हुए दिमाग लगाना कि कौन सी कोटेशन कहां फिट हो सकती है। अब देखो, मैनेजमेंट के चैप्टर के लिए मैंने ये पीटर ड्रकर के द्वारा एक कोटेशन लिखी है, मैनेजमेंट इज लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस, विदाउट इट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन। प्लानिंग के लिए मैंने कोटेशन ली है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। बड़ी आसान सी कोटेशन है, बड़ी मजेदार सी है। ये कोटेशन है एलन लेकिन के द्वारा। मैंने स्टाफिंग के लिए क्या कोटेशन ली है, द राइट पीपल हेल्प यू टू टेक योर बिजनेस टू द टॉप एंड द रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस। तो स्टाफिंग के लिए ये कोटेशन मैंने पिक करी है। फिर मैंने डायरेक्टिंग के लिए क्या कोटेशन पिक करी है, एज वी लुक अहेड इनटू नेक्स्ट सेंचुरी लीडर विल बी दोज हु एम्पावर अदर्स। ये कोटेशन दी है हमारे फेवरेट इंसान बिल गेट्स ने। तो डायरेक्टिंग के चैप्टर में जहां लीडरशिप वगैरह या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वहां पे आप ये कोटेशन यूज कर सकते हो। अगला है, ऑलवेज ट्रीट योर एम्प्लॉयज एग्जैक्टली एज यू वांट देम टू ट्रीट योर बेस्ट कस्टमर्स। ये कोटेशन दी है स्टीफन आर कोवे ने। तो ये कोटेशन आप यूज कर सकते हो अपने डायरेक्टिंग चैप्टर में, जहां पे मोटिवेशन, या स्टाफिंग चैप्टर में भी कई जगह फिट हो सकती है जहां पे एम्प्लॉयज को अच्छे बिहेव करने की बात आती है। इसके बाद है हमारी बैलेंसिंग मनी इज द की टू हैविंग इनफ। ये दी है एलिजाबेथ वॉरेन ने। ये कोटेशन आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज कर सकते हो, किसी भी टॉपिक में जहां पे भी आपको लग रहा है। मेरे ख्याल से तो यार ये फाइनेंस डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हर जगह यूज हो सकती है। अपना दिमाग लगा के जहां आपको लग रहा हो उस आंसर में लिखना। फिर है, वन ऑफ द फनी थिंग अबाउट स्टॉक मार्केट is that every time one person buys another sells and both think they are right। ये कोटेशन दी है विलियम फेदर ने। ये कोटेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जहां पे स्टॉक खरीदने बेचने की बात आ जाए वहां पे आप ये कोटेशन यूज कर सकते हो। और लास्ट मेरी फेवरेट, मार्केटिंग इज नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ यू सेल बट द स्टोरीज यू टेल। ये दी है सेठ गॉर्डन ने। देखो यहां पे मैंने गलती कर दी, मैंने अब देखा है इज नॉट लॉन्गर नहीं है, इज नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ यू सेल बट अबाउट द स्टोरीज यू टेल। तो अब मैं आपको ये चीज दोबारा वार्न कर दूं कि कोटेशन यूज करते हुए अपना दिमाग लगाना और इस चीज को देखना कि कौन से आंसर में ये सारी कोटेशंस किस सिनेरियो में यूज हो सकती है। जबरदस्ती यूज करने की कोशिश मत करना। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इस आंसर में मैं कोटेशन यूज कर सकता हूं, ये कोटेशन उस आंसर में फिट होती है, वहां पे यूज कराना। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये मैंने कोटेशन ली है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ये स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में यूज हो सकती है कोटेशन। ये कोटेशन एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग में यूज हो सकती है, या फिर ये कोटेशन किसी केस स्टडी में जहां आपको लगता है फिट हो सकती है वहां पे आप आंसर में लिखाओ। बट ये वाली कोटेशन ऑब्वियस ही बात है यार, प्लानिंग की लिमिटेशंस में नहीं यूज हो सकती, तो फिर जबरदस्ती आंसर में फिट करने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग जरूर लगाना। अब हमारा जो अगला मेरे से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, विच पेन टू यूज, कौन सा पेन यूज करें। देखो इसका मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा कोई भी पेन यूज करो जिससे आपकी राइटिंग अच्छी होती है। पेन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी यूज कर लो, बस वो ब्लू होना चाहिए। और सेकेंडली, कोई ऐसा पेन मत यूज करना जो पेपर पे छप जाए। मतलब कुछ पेन ऐसे होते हैं जो इतने डार्क होते हैं कि वो पेपर की दूसरी साइड छप जाते हैं, वो चीज मत करना। अगर वो चीज करी तो आपके पेपर की लुक, आंसर शीट की लुक बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और सही में बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आपने ये गलती कर दी तो गाइस, प्रेजेंटेशन का टॉपिक खत्म करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से वार्न करना चाहता हूं। पहली चीज़ ये है कि देखो, प्रेजेंटेशन के चक्कर में, अच्छी प्रेजेंटेशन करने के चक्कर में, अच्छी राइटिंग और ये सारी चीज़ें करने के चक्कर में ये मत कर देना कि तुम्हारी स्पीड इतनी स्लो हो गई कि तुम्हारे कुछ क्वेश्चन ही छूट गए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। प्रेजेंटेशन और स्पीड के बीच में आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है, और जहां आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड स्लो हो गई है और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप प्रेजेंटेशन को इग्नोर करके अपनी स्पीड बढ़ा के फटाफट से आंसर करना चालू कर देना। प्रेजेंटेशन के चक्कर में बिल्कुल ये सिनेरियो मत क्रिएट होने देना कि आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं।
और देखो एक चीज लास्ट, कि मैंने जो ये सब आपको टेक्निक्स बताई है इनको बिल्कुल पत्थर की लकीर मत मान लेना। अपने अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है चेंजेस करने हैं, ये जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट आएगी, लिखते हुए आपको लग रहा है कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर लेना, मेरी बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर मत मानना। अगर आपको लग रहा है आप मुझसे बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हो तो फिर उसको जरूर करके आना, और कमेंट्स में यार जरूर बताओ अगर आपको लग रहा है आपके पास बेटर टेक्निक्स है, ताकि आपके जो साथ के और 12th वाले हैं उनको भी मदद मिले और आपको उनकी दुआएं मिले। अगले हमारे सेक्शन की तरफ आते हुए जो कि है अटेंडिंग एग्जाम, कि कैसे आपको एग्जाम अटेंड करना है। फर्स्ट पॉइंट पे आते हुए मैं आपसे यार प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार इसको मत इग्नोर करना। मैं इतनी बार कहता हूं फिर स्टूडेंट्स इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, कि इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना जो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए हैं। आपको 10 मिनट दिए जाते हैं उन इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए, उसके बाद आपको कहा जाता है कि सील तोड़ो, और 15 मिनट आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो उन 10 मिनट में आलकस मत करना, इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना। इतना कहने के बाद भी मेरा एक स्टूडेंट इंग्लिश के पेपर में क्या बेवकूफी करके आया, एक क्वेश्चन में कहा गया था 4 पार्ट्स अटेंड करने हैं, 6 पार्ट्स थे और ऑप्शन दिया गया था कि कोई भी 4 जो आपको आते हो वो अटेंड कर लेना। उस बंदे ने 6 के 6 पार्ट अटेंड कराया, तो क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े तो प्लीज इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। सेकंड है गिव एग्जांपल्स एंड अंडरलाइन। मतलब क्या है, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आंसर्स में आप एग्जांपल्स दे सको, जहां जहां आपको पॉसिबल है और जहां जहां आपको नॉलेज है वहां पे एग्जांपल्स देके आ जाना। और जो एग्जांपल वाली चीज लिखी है आपने अपने एग्जाम में, कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग बता दो क्या होती है, तो उसमें लिख के आना एग्जांपल्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, और फिर जो जो एग्जांपल आपको आते हैं वो सब लिखाना। और एग्जांपल जो आपने लिखा है इस वर्ड को, इसको अंडरलाइन कर देना, ताकि आप हाईलाइट दे सको चेकर को कि आपने एग्जांपल लिखे हैं। फिर मेरे से क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या मैं अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकता हूं? जरूर लिख सकते हो, जरूर आपको लिखना चाहिए। ऑल्दो ये चीज दिमाग में रखना, हेड्स आप अपने नहीं लिख सकते, हेड्स आपको जो बुक में लिखे वही लिखना है, बट उसके अंदर की थ्योरी आपको अंडरस्टैंडिंग है उस थ्योरी की। मैं पूरा ये चैनल मेरा उसी चीज पे डेडिकेटेड है, तो फिर थ्योरी अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ। बट कोशिश करना कि आप बुक की लैंग्वेज को 10% आंसर में रेप्लिकेट कर सको, मतलब ट्राई करना अगर आप कर सको तो। अगर नहीं कर सकते, अगर आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी है तो लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्राई करना कि अगर आप याद कर सको और उस लैंग्वेज को रेप्लिकेट कर सको बुक की। जो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्टार्टिंग के 15 मिनट कैसे यूज करने हैं। देखो बिजनेस स्टडी के पेपर में स्टार्टिंग के 15 मिनट कैसे यूज करना, जो 6 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ के उनके आंसर्स को दिमाग में प्रोसेस करना चालू कर देना। 1 मार्कर्स को बाद में देखना, स्टार्टिंग के 15 मिनट अपने सारे डेडिकेट कर देना 6 मार्कर्स और 4 मार्कर्स पे। क्योंकि 1 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं ना यार, वो बाइनरी होते हैं, या तो वो आपको आते हैं या तो वो आपको नहीं आते होंगे। आप देखते ही समझ जाओगे मुझे आता है या नहीं आता है। तो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट हैं वो 1 मार्कर्स में या 3 मार्कर्स में वेस्ट करने का फायदा नहीं है। स्टार्टिंग करना 6 मार्कर से, फिर 5 मार्कर्स पे आना, और फिर ऐसे रिवर्स ऑर्डर में सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ते जाना। फिफ्थ जो मेरे से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि टाइम कैसे एलोकेट करें, 1 मार्कर क्वेश्चन पे कितने लगाए, 3 मार्कर्स पे कितने लगाए, किस हिसाब से टाइम यूज करें। देखो इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको सारे पेपर्स में अप्लाई करना है। देखो अब तुम्हें करना क्या है, आपके पास जैसे आपको पता है 180 मिनट्स होते हैं, 3 आवर का पेपर है तो आपके पास 180 मिनट्स हैं। तो अब आपको यही फॉर्मूला हर पेपर में इस्तेमाल करना है कि जितने भी नंबर का पेपर है उसे मिनट से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा हर मार्क के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे। जैसे बिजनेस स्टडी का पेपर है 80 मार्क्स का, तो यानी हर मार्क के लिए आपके पास है 2 मिनट और 15 सेकेंड्स। अब देखो इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूं ताकि हम सेफ साइड पे रहें 2 मिनट पे, क्योंकि 15 सेकंड अगर हम बचा के रखें, हर किसी में कम लेके चलें, तो फिर आप एक अच्छी अप्रोच यूज करोगे, आपके पास एंड में कुछ आके फालतू टाइम मिल जाएगा, और 15 सेकंड यार आप प्रेजेंटेशन वगैरह में भी लगा ही दोगे। तो अब देखो यानी आपके पास हर मार्क के लिए 2 मिनट है, और इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं हर 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है, मैं कहना चाह रहा हूं हर मार्क के लिए 2 मिनट है। यानी अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके पास 6 मिनट है, 4 मार्क के लिए 8 और 6 मार्क्स के लिए 12 मिनट है। तो अब देखो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए मैंने यहां पे बिजनेस स्टडी की मार्किंग स्कीम ली है, जो 99% यही मार्किंग स्कीम आनी है। तो आपके पास 1 मार्क्स के आएंगे 8 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के आएंगे 5 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 6, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, और 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से 1 मार्कर आएंगे आपके 8 मार्क्स के, 3 मार्कर्स आएंगे आपके 15 मार्क्स के, 4 मार्कर्स आएंगे आपके 24 मार्क्स के, 5 मार्कर्स आएंगे आपके 15 मार्क्स के, और 6 मार्कर्स आएंगे आपके 18 मार्क्स के। तो उसको अगर हम अपने अभी कैलकुलेटेड तरीके से निकालें,
इंटू 2 कर दे हर चीज को, तो फिर हमारे पास 1 मार्क के लिए आपके पास 16 मिनट है अटेंड करने के लिए, 3 मार्कर क्वेश्चन को आपको अटेंड करने के लिए 30 मिनट है, 4 मार्कर क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपके 48 मिनट है, 5 मार्कर को अटेंड करने के लिए 30 मिनट है, और 6 मार्कर्स को अटेंड करने के लिए 36 मिनट है। और इस सबको प्लस कर दोगे तो आपका 3 आवर्स में पेपर हो जाएगा। और देखो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस और सारे साथ के स्टूडेंट और मेरे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस कि 1 मार्कर जो है वो 16 मिनट नहीं लेंगे, 1 मार्कर आपके 10 मिनट में हो जाएंगे, और जो 3 मार्कर्स हैं वो आपके 30 मिनट नहीं लेंगे, 3 मार्कर्स आपके 20 मिनट के अराउंड हो जाते हैं। तो फिर जो आपके बचा हुआ टाइम है, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इन 1 मार्कर और 3 मार्कर से, वो आपका 4, 5 और 6 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। तो मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रैटेजी बता दी है। और देखो टाइम एलोकेट करने का, टाइम काउंट करने का, टाइम कैलकुलेट करने का, ऑब्वियसली आपके पास एग्जाम के टाइम इतना टाइम नहीं होता, और मैं चाहता भी नहीं कि आप इतना ज्यादा दिमाग लगाओ एग्जाम देते हुए टाइम की तरफ। बस फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लेना, और बस अपने आप को हल्का हल्का सा ट्रैक करते रहना कि हाँ यार मैं अपने शेड्यूल से धीरे चल रहा हूं या तेज चल रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बढ़ा लेना अगर आप धीरे चल रहे हो, और प्रेजेंटेशन कम कर लेना। और अगर आप तेज चल रहे हो तो अपनी प्रेजेंटेशन पे पूरा पूरा फोकस रखना। प्रेजेंटेशन मैंने जैसे कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हैंडराइटिंग हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पे ध्यान रखना, और फिर अपना पेपर उस हिसाब से करते रहना। एक क्वेश्चन जो मेरे से काफी ज्यादा पूछा जाता है, हाउ टू डू रिवीजन, रिवीजन कैसे करी जाए बोर्ड के टाइम पे, जब बोर्ड आने से पहले 1 हफ्ता हो या 1 महीना हो। देखो सिंपल तरीका क्या करो, पहले सारी बुक को पढ़ो, पढ़ते पढ़ते सारे हेड्स याद कर लो। जैसे मैं कहता हूं हेड्स आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होने चाहिए, और हेड्स के अंदर की थ्योरी की आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके अंदर जो लाइंस लिखी थी वो पता होनी चाहिए। ये चीज करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू कर दो। लास्ट ईयर के 3, 4, 5 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, वो हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि हाँ यार लास्ट ईयर कैसे पेपर्स आए थे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हर सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको फीलिंग आ जाए कि बोर्ड का पेपर कैसे बनता है। और फिर उसके बाद आप कोई भी केस स्टडीज की बुक लाके केस स्टडीज कर सकते हो, या फिर सैंपल पेपर से आप सैंपल पेपर से केस स्टडीज कर सकते हो। मेन बात यह है कि होने के बाद ये सब लास्ट ईयर के पेपर्स और थ्योरी और हेड्स याद होने के बाद आपको बस केस स्टडीज की प्रैक्टिस करते रहना है। अब आप वो चाहे केस स्टडीज की बुक से कर लो या सैंपल पेपर से कर लो, मैटर नहीं करता, सेम ही बात रहेगी। अगला मेरे से जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कहां से आंसर देना स्टार्ट करें, क्या हम पीछे से 6 मार्कर से देना चालू करें या फिर हम 1 मार्कर से देना चालू करें। देखो इसका मैं रिप्लाई यही करूंगा कि जिस सेक्शन को लेके आप कॉन्फिडेंट हो उस सेक्शन को पहले करो। अगर आपको लगता है आप 4 मार्कर्स को लेके कॉन्फिडेंट हो, आपको 4 मार्कर्स के आंसर आते हैं, तो 4 मार्कर्स पहले कर लो, फिर 6 मार्कर्स कर लो, 1 मार्कर कर लो। जैसे आपको लगता है कि आपके आंसर सही जाने का, जिन आंसर को लेके आप कॉन्फिडेंट हो उनको पहले करो, और जिनको आप कॉन्फिडेंट लेके नहीं हो उनको बाद में करो। क्योंकि देखो ये चीज जैसे मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग से कह रहा हूं, चेकर पे आपको इंप्रेशन बनाना है एक अच्छा। अगर आपके स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस में कोई गलती नहीं है, आपके सारे आंसर सही है, तो आपकी चेकर पे एक ऐसी इमेज बनेगी कि चल यार ये बच्चा सही आंसर लिख रहा है। तो आगे के क्वेश्चन में अगर आपने कुछ गलती कर भी दी होगी तो वो फ्लो में उसको टिक कर देगा, उसे रियलाइज नहीं होगा कि आपने गलती कर रखी है। बट अगर आपके स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में गलतियां ज्यादा हैं तो चेकर के आगे आपकी बुरी इमेज बन जाएगी। वही वाली बात हो गई, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो 3-4 पेजेस में गलतियां हुई तो फिर उसके आगे ये इमेज बनेगी यार इसको नहीं आता बच्चे को। तो अगर आगे जाके आपने आंसर सही भी लिखे होंगे तो शायद चांसेस है कटने के। तो स्टार्ट पेपर वहां से करो जो आपने 15 मिनट में आपने रियलाइज कर लिया होगा कि हाँ यार मेरे को इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं, उनको कर लो। बट इस चीज को दिमाग में रखना कि सेक्शन वाइज करना। मतलब क्या है, अगर 4 मार्कर्स करने बैठ गए तो सारे 4 मार्कर्स एक साथ करना, 6 मार्कर्स करने बैठे हो तो 6 मार्कर एक साथ करना। इंग्लिश के पेपर में, इको के पेपर में, सब में यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना। क्वेश्चंस के जो आंसर है ट्राई करना कि सीक्वेंस में करो। अगर क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर जो 4 मार्कर्स है वो ऐसे करना कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि अगर आप इधर उधर आगे पीछे करोगे तो चेकर के लिए चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो आपसे इरिटेट हो जाएगा। तो ऑल्दो ऐसा कोई स्ट्रिक्टली रूल नहीं दे रखा बोर्ड ने, बोर्ड तो कहता है आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना कि सीक्वेंस में ही करो। और लास्ट जो है, हाउ मच टू राइट इन ईच आंसर। मतलब क्या है, 4 मार्कर्स में मैं कितना लिखूं, 6 मार्कर्स में मैं कितना लिखूं। देखो इसका कोई मैं डेफिनेट आंसर नहीं दूंगा, इसका मैं बस सिंपली ये कहूंगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी होती है कितनी वर्ड लिमिट है, बट उस चीज को आप पत्थर की लकीर मत मान लेना। अगर उस वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लिखाए हो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि वर्ड लिमिट
के आसपास लिखना या वर्ड अलाइनमेंट से हल्का सा फालतू लिखना, बस लिखना इतना कि जितने में चेकर को समझ में आ जाए कि हाँ आपको वो कॉन्सेप्ट आता है, और एक लाइन हल्की फुल्की इतनी लिखाना कि अपनी शो नॉलेज को शो ऑफ करने की कोशिश करना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आप जितना शो ऑफ करोगे उतने ज्यादा आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में ट्राई करना कि हाँ यार आप एक दो चीजें फालतू लिखा हो ताकि चेकर को लगे कि हाँ यार इस बंदे ने सिंसियरली पढ़ा है। बट मैं आपको एक चीज अगेन वार्न कर दूं, अगर आप बड़े आंसर लिख रहे हो तो पेंसिल से जो मैंने अभी ऊपर बताया मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, क्योंकि बड़े आंसर को वो ऑब्वियस सी बात है खुद चेक करने नहीं वाला। अगर आप अंडरलाइन कर दोगे तो उसका काम आसान हो जाएगा, और उसे ये भी लगेगा अगर आपने बड़े आंसर लिखे हैं कि हाँ यार इस बंदे ने मेहनत करी है, इस बंदे ने ज्यादा लिखा है, तो उसका भी काम आसान हो गया और आपको भी मार्क्स मिल गए। लास्ट सेक्शन की आते हुए एग्जाम डे वाले दिन क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत चीजें इग्नोर कर लेते हैं। तो फर्स्ट है अपने भगवान को जरूर याद कर लेना यार, इस चीज में मैं विश्वास रखता हूं, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता, बट एक बार ही भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना, मंदिर मंदिर चले जाना अगर टाइम मिले। सेकंड है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्टेशनरी को, मतलब क्या है, जब आप एग्जाम देने बैठो आपके जो पेंसिल स्केल हैं, आपके जो पेन हैं, उनकी एक जगह डिसाइड कर लेना। अगर आपने डिसाइड किया है कि पेंसिल स्केल आपको अपने लेफ्ट में रखने हैं तो पूरे पेपर में लेफ्ट में रखना। अगर आपने डिसाइड किया है कि हाँ मुझे अपने एक्स्ट्रा पेन राइट में रखने तो उन्हें राइट में रखना। क्योंकि होता क्या है, ये आपको पॉइंट बहुत बचकाना लग रहा होगा बट ये गलती हर बंदा करता है, मैं खुद इस गलती का शिकार हो चुका हूं। पहले मैं पेंसिल स्केल लेफ्ट में रख रहा हूं, फिर मैं पेंसिल स्केल राइट में रख रहा हूं, फिर मैं डेस्क के नीचे रख रहा हूं। तो जब अगली बार मुझे पेंसिल स्केल ढूंढना है तो फिर मैं इधर उधर हाथ पैर मारता रहता हूं और फिर मैं ढूंढता हूं पेंसिल स्केल मैंने कहां रख दिए थे, और फिर हबड़ तबड़ में मैं गिरा देता हूं, फिर मैं उठाने में टाइम वेस्ट करता हूं। तो ऐसे आप अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हो जो आप बोर्ड में नहीं करना चाहते हो। तो अपनी स्टेशनरी की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यार फेयोल में मैंने पढ़ाया भी है अपनी पुरानी वीडियो में, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करना। अपने पेंसिल स्केल पेन हर चीज की एक जगह पहले ही डिसाइड कर लेना मुझे कहां रखना है, ताकि आपको जब आप पेंसिल स्केल से लाइंस खींचो या डायग्राम बनाओ तो आपसे कोई गड़बड़ी ना हो गिराने की या फिर ढूंढने में आप टाइम ना वेस्ट करो। अगला है डोंट रिवाइज आफ्टर लीविंग, मतलब क्या है, घर छोड़ने के बाद, अपने घर को छोड़ने के बाद एग्जाम सेंटर के लिए निकलते वक्त या फिर एग्जाम हॉल में बाहर खड़े होते हुए कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कोई चीजों को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, मैं बोर्ड का एग्जाम दे चुका हूं, मुझे पता है कि आप जितना उस टाइम रिवाइज करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा घबराओगे, आपको यही लगेगा कि मैं भूल गया, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। जब पेपर आएगा तो आपको याद आ जाएगा। और अपने फ्रेंड से कोई बात करने की जरूरत नहीं है जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचो। जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचो बस वहां पे शांति से खड़े रहना, बिल्कुल पीसफुली खड़े रहना, ऐसे सोचना जैसे मैं कुछ करने ही नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे एग्जाम भी देने नहीं आया हूं। बिल्कुल पीसफुली अपने ब्रेन को शांत रख के वहां खड़े रहना। जब तक आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आता तब तक अपना दिमाग मत चलाना, अपने दिमाग में कोई प्रेशर मत बनाना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे रो जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि दोस्त तो जो होते हैं, बच्चों के जो दोस्त होते हैं, वो गलत आंसर बताने लगते, गलत चीजें बताने लगते हैं। तो वो चीज मत करना यार, ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चीटिंग करने की कोशिश मत करना एग्जाम में, उससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। अगर आप 90 अबव स्कोर करना चाहते हो तो आप चीटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे। तो गाइज यहीं पे वीडियो एंड होती है। यहां पे मैंने इस वीडियो में अब अपने सारे टिप्स दे दिए हैं। अब मेरे ख्याल से आपकी कोई क्वेरी नहीं बची होगी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, अगर बची है तो कमेंट्स में बताओ। गाइज अगर आपने ये महान काम कर दिया है पूरी वीडियो देखने का, तो चलो एक गेम खेलते हैं। कमेंट्स में लिखो हैशटैग काम हो गया, काम हो गया, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने पूरी वीडियो देख ली है। और जो नए लोग आ रहे हैं वो भी देख के हैरान हो कि यार इस वीडियो में कौन से काम होने की बात हो रही है। तो चलो इस चीज को ट्राई करते हैं। तो कमेंट में मेंशन करो हैशटैग काम हो गया। तो अब शायद आप सोच रहे हो कि यार वीडियो तो खत्म होने वाली है, हमारा एसआरसीसी से सरप्राइज कहाँ है। तो ये रहा आप लोगों का सरप्राइज। मैं इस साल एसआरसीसी के फेस्ट से आप लोगों के लिए खुद अपने हाथों से रिकॉर्ड करी हुई कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस लेके आया हूं अरमान मलिक और केके की परफॉर्मेंस की। तो इन वीडियोस और फोटोज को देखो, आपको एक अलग ही जोश आएगा, आपको अलग ही एक मोटिवेशन मिलेगी और आपको बहुत मजा आएगा। Try
so much.